Good morning, students. So, today we will start with our next chapter, that is chapter number 5, verbs, non finite forms, on the page number 25. अब मैं आपको ये नॉन फाइनेट फॉर्म्स क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, तो उसके लिए मैं आपको एक वीडियो समझाते हुए दिखाऊंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब होते क्या हैं। व्हाट आर नॉन फाइनाइट वर्ब्स? अपरिमित क्रियाएं क्या करती हैं? वो मुख्य क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए सकर्मक क्रिया के साथ उपयोग की जाती हैं। तो बेसिकली नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर वर्ब्स which are used along with the main verb, and the main verb has to be transitive. Transitive means that it carries the object along with it. And the main purpose of the non-finite verb is to explain the meaning of the main verb. जैसा कि मैंने आपको बताया, इंग्लिश लैंग्वेज में नॉन फाइनाइट वर्ब्स की 3 टाइप्स हैं: infinitive, gerund and participle. Let us talk about all of these. Now first of all, let us talk about verb as an infinitive. The first rule to use infinitive is that we use to, that is a preposition, along with the base form or the first form of the verb. Now here are some examples of infinitives. First one is to go. हिंदी में इसका अर्थ होता है जाना. To eat, खाना. To cook, cook means पकाना. To make means कुछ भी बनाना. To bake, इसका भी मतलब होता है पकाना. एग्जाम्पल सेंटेंस है मैं खाना चाहता हूं. अब यहां पर मुख्य क्रिया है चाहता हूं. आप कुछ चाहते हैं और क्या चाहते हैं आप? उसका उत्तर है खाना. इंग्लिश में जब हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, मैं के स्थान पर आ जाएगा आई. चाहता हूं के स्थान पर want. अब सेंटेंस हमारा बन जाता है आई want. और अगर हम सवाल पूछें what do I want, तो हमें उत्तर मिलता है I want to eat. So यहाँ पर to eat is the usage of verb as infinitive. Now here this is explaining us the meaning of the main verb want. Let us see another example. वो आने के लिए तैयार है. अब यहां पर मुख्य क्रिया है तैयार है, और आने के लिए ये क्या है? अपरिमित क्रिया. आने के लिए जो शब्द है ये और अच्छे से और बेहतरीन से मुख्य क्रिया का अर्थ स्पष्ट कर रहा है. जब हम इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, वो के स्थान पर आ जाता है ही, और मुख्य क्रिया जो है तैयार है, इंग्लिश में बन जाएगा इज रेडी. दिस इज द मेन वर्ब. एंड देन आने के लिए to come. So here to come is the verb as infinitive. To come is explaining the meaning of the main verb ready. Let us see another example. मैं यह तोहफा पाकर प्रसन्न हूं. अब इस वाक्य में मुख्य क्रिया है प्रसन्न हूं, और सहायक क्रिया
क्रिया या कह सकते हैं अपरिमित क्रिया जो प्रसन्न हूं का अर्थ स्पष्ट कर रही है वो है पाकर। जब हम इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, मैं के स्थान पर आए और प्रसन्न हूं मुख्य क्रिया के स्थान पर मेन वर्ब लग जाएगा आई के बाद एम हैप्पी। उसके बाद आएगा वर्ब एज इंफिनिटिव जो कि है नॉन फाइनाइट वर्ब। पाना को कहते हैं रिसीव और यहां पर हमने टू यूज किया है और उसके साथ लगाई है रिसीव जो कि है वर्ब, उसकी बेस फॉर्म। और फिर यह तोहफा, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे दिस गिफ्ट। तो सेंटेंस इंग्लिश में बन जाएगा आई एम हैप्पी टू रिसीव दिस गिफ्ट। सेकेंड रूल है वर्ब को इंफिनिटिव की तरह यूज करने का। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद इंफिनिटिव फॉर्म ही आता है, उनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। टू अग्री मीन्स किसी बात से मानना। टू लर्न यानी कि किसी चीज को याद करना। टू मैनेज किसी चीज को संभालना। टू ट्राई कोशिश करना। टू फेल हारना। टू केयर किसी का ध्यान रखना। टू प्रॉमिस वादा करना। टू रिफ्यूज मना करना। तो ये जो वर्ब्स हैं ये हमेशा ऐसे टू के साथ ही प्रयोग होते हैं बेस फॉर्म में। फ्रेंड्स, हमारा एक अलग से लेसन है जहां पे हमने फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के बारे में बात की है। अगर आप इसके बारे में जानकारी चाहते हैं, नीचे दिए गए लिंक पर जाकर वो वाला लेसन आप देख सकते हैं। अब हम इस सेकेंड रूल का एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हें पाठ याद करना ही है। इंग्लिश में तुम्हें के स्थान पर हम यू यूज करेंगे। यू हैव टू लर्न। अब यहाँ पर हैव है ही है के स्थान पर, कोई चीज जो मैंडेटरी है। मैंडेटरी मीन्स बहुत जरूरी है। यू हैव टू लर्न। So to learn is the verb as an infinitive। और हमेशा learn इसी वे में यूज होता है to के साथ। You have to learn the lesson। पाठ को हम इंग्लिश में lesson कहते हैं। थर्ड रूल है वर्ब को इंफिनिटिव की तरह यूज करने का, वो है इंफिनिटिव कर्ता यानी कि डूअर, कर्म यानी कि रिसीवर जिसे हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, या फिर क्रिया, क्रिया मीन्स द एक्शन, तीनों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए एक सेंटेंस का। स्वाद खाना पकाना एक कला है। अब यहाँ पर स्वाद खाना पकाना ये कोई एक्शन नहीं है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट या फिर डूअर है। और इंग्लिश में जब हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो स्वाद खाना पकाना की जगह हम कहेंगे टू कुक। टू कुक टेस्टी फूड। स्वाद खाना मीन्स टेस्टी फूड और पकाना के स्थान पर टू कुक। तो जैसा मैंने आपको भी कहा था, टू कुक इज अ यूज ऑफ टू विद द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एज एन इंफिनिटिव। और उसके बाद इस यहाँ पर है के स्थान पर आया है और ये है इस सेंटेंस का मेन वर्ब। इज एन आर्ट। एन आर्ट इज ओवर हियर द ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में
To cook tasty food. To cook is used as the subject of the sentence. So this is an example where verb as an infinitive is used as the doer or the subject. Let us see another example. वह खेलना चाहता था. अब इस सेंटेंस में चाहता था मुख्य क्रिया है और खेलना ये है अपरिमित क्रिया. जब हम इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, वह के स्थान पर हम कहेंगे he wanted. Wanted is the main verb and the non-finite verb where we are using verb as an infinitive is to play. Now in this sentence, to play is used as the object of the sentence. So in this example, we come to know that verb as infinitive can be used as the object. The fourth rule is when we use verb as an infinitive for ज्ञानेंद्री की क्रियाओं के साथ हम बिना to के, to नहीं आएगा, सिर्फ infinitive आएगा. That is the base form of the verb. It shall be used with sensory experiences. Let us see an example. The verbs which indicate sensory experiences are see. See का मतलब है देखना. Feel कुछ भी महसूस करना. Touch कुछ भी छूना. Hear it means कुछ भी सुनना. एग्जाम्पल देखिए. मैंने उसे चोरी करते हुए देखा. तो यहाँ पर आप कुछ देख रहे हैं. दिस इज अ सेंसरी एक्सपीरियंस. यहाँ पर हम यूज करेंगे वर्ब एज एन इंफिनिटिव और उसके साथ टू नहीं लगाएंगे. सो व्हेन वी विल ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश, मैंने के स्थान पर आए, फिर देखा के स्थान पर आएगा सॉ. अब ये सेंटेंस भूतकाल का है तो हम यूज कर रहे हैं सी का पास्ट टेंस, दैट इज सॉ. आई सॉ हिम स्टील. स्टील मीन्स चोरी करना. द फिफ्थ रूल वेयर वी यूज वर्ब एज एन इंफिनिटिव इज जब हम संज्ञा या सर्वनाम, when we want to talk about noun और pronoun और हम उनका प्रयोग बताना चाहते हैं, तब भी क्रिया हम इस्तेमाल कर सकते हैं इंफिनिटिव की तरह. एग्जाम्पल देखते हैं. मैं पढ़ने के लिए किताब लाई. आप बात कर रहे हैं किताब की. किताब क्या है? एक संज्ञा है. और आप कहते हैं कि आप किताब लाए हैं पढ़ने के लिए. तो ये जो शब्द है पढ़ने के लिए, ये डिस्क्राइब कर रहे हैं इस संज्ञा को. तो ये यहाँ पर अपरिमित क्रिया है. जब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, मैं के स्थान पर आए, लाई. लाई मीन्स गॉट. क्या लाई? अ बुक, किताब. पढ़ने के लिए के स्थान पर आ गया टू रीड. टू रीड over here is verb as an infinitive. Okay, so now take out page number 26 and on the top it is given remember. So use of the infinitive in various positions. फर्स्ट इज एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. अब जो इन्फिनेटिव है उसका वेरिय अलग अलग पोजीशन में कैसे यूज़ किया जाता है वो यहाँ पे बताया है. सबसे पहले दिया है कि सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी कि ये जो इन्फिनेटिव है वो एक जो एक सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल टू टेल अ लाई इज़ अ सिन, यानी कि झूठ बोलना पाप है. अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि सबसे पहले आपको
टू टेल दिया हुआ है, यानी स्टार्टिंग में ही जो टेल जो है वो एक वर्ब है, एक एक्शन हो रहा है, ठीक है। वर्ब क्या होता है, एक एक्शन वर्ड होता है, तो इसलिए जो सब्जेक्ट पहले लगाया हमने, ठीक है। तो टू टेल क्या हो गया है, वो एक टू एक इन्फिनेटिव है और टू के साथ हमने क्या लगाया है, वर्ब लगाया है जो कि है टेल, तो इसलिए टू टेल क्या हो जाएगा, हमने स्टार्टिंग में रखा है इसलिए वो सब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए ये हो जाएगा सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। नेक्स्ट आपको ओके नेक्स्ट दिया है टू एयर इज़ ह्यूमैनिटी टू फॉरगिव डिवाइन, यानी इसका मतलब ये है कि जो इंसान जो मानव यानी जो इंसान है वो तो गलतियाँ करता ही रहेगा, गलती करना तो उसका स्वभाव है, पर जो भगवान हैं वो माफ़ करने का उनका एक मतलब उनका जो तरीका है, हम जो इंसान है वो तो हम गलती करते रहेंगे, हमारा तो स्वभाव ही गलती करना है, पर माफ़ करना किसका है, भगवान का स्वभाव है, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग में आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो आपको दिया हुआ है, एक जो है एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है, जैसे टू एर, तो टू एर जो है वो एक होता है गलती करना, ठीक है। ERR का मतलब होता है गलती करना, ओके। तो उस जो ये एक वर्ब की तरह यूज़ किया है इसलिए टू प्लस एर हो जाएगा और वो एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है, और इसके के साथ साथ टू फॉरगिव भी दिया हुआ है जो कि एक वर्ब की तरह भी काम कर रहा है, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज एज एन सब्जेक्ट। नेक्स्ट आपको दिया है टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स इज़ ईजी, यानी कि हम हमेशा दूसरों में गलतियां ढूंढना आसान है, मतलब हमेशा दूसरों में ही हम हमेशा गलतियां ढूंढते हैं। तो अब स्टार्टिंग में आप देख रहे हो कि टू फाइंड है, तो टू फाइंड जो है वो एक सब्जेक्ट है ऑफ अ वर्ब की तरह यूज़ किया गया है, टू एक इन्फिनेटिव है और जो फाइंड है वो एक वर्ब है, ठीक है, और उसको स्टार्टिंग में यूज़ किया गया है इसीलिए ये एक सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सेकेंड नंबर पे एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। नाउ ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जो कि आप पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लास में कि ये एक मीनिंगफुल का सेंटेंस बनाता है, ठीक है। जैसे कि अब ऑब्जेक्ट यानी लास्ट में ये यूज़ किया जाता है, ही वॉन्ट्स टू प्ले, अब किसको प्ले, कौन खेल रहा है, ही मतलब उसे खेलना है, वो चाहता है कि वो खेले, तो जो लास्ट में आप देख रहे हो कि इसको ऑब्जेक्ट की तरह टू प्ले जो है वो लास्ट में यूज़ किया गया है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ये, ठीक है। और टू क्या हो गया, इन्फिनेटिव, और प्ले क्या है, एक वर्ब है, तो इसलिए पूरा सेंटेंस एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, इसलिए हम ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज़ कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल में दिया है आई वॉन्ट टू गो होम, मतलब ये जो एक ऑब्जेक्ट की तरह ही काम कर रहा है कि मुझे घर जाना है, तो टू गो यहाँ पे हो जाएगा, टू जो इन्फिनेटिव और गो क्या एक वर्ब है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस भी बनता है, सो डैट इज़ ये ट्रांजिटिव वर्ब, तो ये एक ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है। थर्ड दिया है आपको एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब क्या होता है, जो कि हम यूज़ करते हैं विद द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स और द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स की तरह यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल है योर बेसिक ड्यूटी इज़ टू लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, यानी कि आपकी जो बेसिक जो फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो आपको क्या है कि आपको केयर, लुक आफ्टर मतलब टू केयर योर पेरेंट्स, आपका पेरेंट्स की देखभाल करनी चाहिए, ये आपकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो टू लुक है यहाँ पे, ठीक है, तो टू लुक आफ्टर ये तो क्या बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, क्या बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट हो रहा है ये, ओके। सो बेसिकली जो पेरेंट्स हो जाएगा वो हो जाएगा एक तरह का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ओके, एंड जो ड्यूटी है डेट विल बिकम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, ओके। और जो आफ्टर है वो भी एक तरह का क्या है, टू लुक आफ्टर, लुक है वो एक वर्ब है, ओके, तो इसलिए ये जो टू लुक आफ्टर है वो पूरा एक कॉम्प्लीमेंट ही बन रहा है ऑफ अ वर्ब। नेक्स्ट है माय ग्रेटेस्ट हॉबी इज़ टू रीड बुक्स, मैंने मेरी सबसे बड़ी हॉबी क्या है, सबसे बड़ी और अच्छी कि मुझे बुक्स रीड करना अच्छा लगता है, तो जो टू रीड है, ओके, इट ऑल्सो वर्क्स एज अ जो बुक्स है वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ओके। और उसे रीड क्या करना, वो रीड क्या, उसकी हॉबी क्या है कि वो पढ़ना पसंद है, उसको बुक्स पढ़ना रीड करना अच्छा लगता है। थर्ड है हर ग्रेटेस्ट प्लेजर इज़ टू डांस, मतलब उसको सबसे ज़्यादा उसको खुशी क्या मिलती है, डांस करके मिलती है,
तो जो टू डांस जो है प्ले हर, तो अभी यहाँ पे हर क्या हो जाएगा, हर जो है वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए ये जो टू डांस है वो एक कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। लास्ट फोर्थ में आपको दिया है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हो द फर्स्ट एग्जांपल में दिया है द शोज इज अबाउट टू स्टार्ट। अब टू स्टार्ट जो है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, टू जो है वो इन्फिनेटिव और स्टार्ट वर्ब है। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन यानी कि उससे पहले लगा है, टू स्टार्ट के पहले यहाँ पे लगा है अबाउट, तो अबाउट क्या हो जाएगा, एक प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद क्या लगा है, इन्फिनेटिव लगा है, और ये काम कर रहा है एज एन ऑब्जेक्ट। लास्ट है द कल्प्रिट हैज़ नो अल्टरनेटिव बट टू कन्फेस, यानी कि जो भी क्रिमिनल है उसको अब जो सच है उसको बाहर कन्फेस करना ही है। तो इसलिए यहाँ पे अब बट है, जो बट जो है वो भी एक प्रीपोजिशन की तरह यूज़ किया जाता है, और बट के बाद यहाँ पे क्या लगा है, टू कन्फेस। ओके, तो टू हो गया इन्फिनेटिव और कन्फेस हो गया वर्ब। समझ में आया? तो हम इन्फिनेटिव्स को सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब की तरह भी यूज़ किया जाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब की तरह भी यूज़ किया जाता है, और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपको दिया है अ क्वेश्चन वर्ड फॉलोड बाय टू प्लस इन्फिनेटिव कैन बी यूज आफ्टर सम वर्ब्स, यानी कि अभी हम कोई भी क्वेश्चन वर्ड है उसके बाद भी हम टू इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है और उसके बाद हम वर्ब लगाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, मतलब मुझे नहीं पता कि मैं कार को कैसे चलाया जाता है, मुझे नहीं आती है कार। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि टू ड्राइव से पहले क्या यूज़ किया है, क्वेश्चन वर्ड यूज़ किया, यानी हाउ का यूज़ किया है। ठीक है, तो जो इन्फिनेटिव्स होते हैं वो हम क्वेश्चन वर्ड के पहले, क्वेश्चन वर्ड के बाद हम इन्फिनेटिव लगाते हैं, और इन्फिनेटिव के साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब करेंगे, वर्ब को ऐड करेंगे। ओके, सेकेंड है द टीचर टॉट हिम हाउ टू राइट अ गुड ऐसे। अब यहाँ पे भी देखिए जो हाउ दिया हुआ है क्वेश्चन वर्ड है हाउ, और हाउ के बाद क्या है, टू का यूज़ किया हुआ जो कि एक इन्फिनेटिव है, और टू के बाद क्या यूज़ किया गया है, राइट, तो राइट क्या हो गया, एक वर्ब। ओके, यानी टीचर जो है उसको सिखा रही है, उसको पढ़ा रही है कि कैसे एक अच्छा तरीके से ऐसे लिखना चाहिए। थर्ड में दिया है वे फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। अब यहाँ पे क्या है कि, तो अब यहाँ पे दो दिया हुआ है आपको, टू अंडरस्टैंड भी दिया है, और व्हाट के पहले दिया है टू डू, यानी कि व्हाट तो है ही, वो एक क्वेश्चन वर्ड हो गया, और टू डू क्या हो गया, टू इन्फिनेटिव, और डू हो गया वर्ब। ओके, तो मीन्स ये यहाँ पे जो इन्फिनेटिव्स है वो हम क्वेश्चन वर्ड के साथ भी यूज़ किया जाता है, और क्वेश्चन वर्ड के बाद ही हम टू का यूज़ करते हैं जो कि इन्फिनेटिव है, और उसके बाद हम वर्ब्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो आज के लिए ये फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं आपको यहाँ तक ही करवा रही हूँ, बाकी का मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी। ओके, पेज नंबर जो 27 है आपके सामने वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। ओके, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके, देन टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।